दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन इनिशिएटिव को अगर छोड़ दें तो जिस स्कीम ने सबसे ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया है, सबसे ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट जिसमें लोग इन्वॉल्व हुए हैं, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस स्कीम के थ्रू गाँव में, शहरों में हर जगह अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, और ये सरकार की एक सक्सेसफुल स्कीम है। तो इस स्कीम के आने की एक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में या तो ये डायरेक्ट आए एसए के थ्रू, या इसके बेनिफिट्स या कुछ आपको लेटर लिखने को दे दें, तो कुछ भी वो दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। आज समझते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद बॉडी सजेशन देंगे और सबसे नीचे लिख देंगे कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पूरा थीम आज का। तो आइए समझते हैं। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये जो जनधन योजना है क्या है? नेशनल मिशन है। इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, दे आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड, एंड दोज पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंक्लूडेड इन अ सिंपल टर्म। ठीक है, so it means this mission wants that everyone should come into the banking system, right? The mission of this scheme is to bring everyone into banking system. ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे। It is a national mission for financial inclusion launched by the Prime Minister of India on 28 August 2014. The scheme comes under Ministry of Finance, या the nodal ministry of this scheme is Ministry of Finance। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ने ये अपने खुद कहा था उन्होंने कि उनका लक्ष्य है कि एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट। मतलब हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हर घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये उनकी नेशनल प्रायोरिटी है। ठीक, तो इसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट, at least one bank account for each household under this scheme is a national priority। ठीक, या it is a national priority to open at least one bank account for each household। okay, you can write in your own words। now आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम में क्या क्या किया है, इस स्कीम के थ्रू क्या क्या किया है, उन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। अब अकाउंट खोलना है गवर्नमेंट को, तो अकाउंट कैसे खुलेगा? लोगों को उसके लिए लुभाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए ढेर सारी तरकीबें निकाली। तो पहली जो तरकीब है उनकी, अकाउंट होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड बैंक अकाउंट विद नो मिनिमम बैलेंस। जब भी आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं किसी नेशनलाइज्ड बैंक में, तो वो अराउंड 1000 रुपीज़ हमेशा आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो चार्ज डिडक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वो 10,000, 20,000, 25,000 भी हो सकता है कि मिनिमम आपको इतना क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना ही करना है। अदरवाइज व्हाट दे डू, दे डिडक्ट चार्जेस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, राइट? सो द गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम इज प्रोवाइडिंग अ बैंक अकाउंट विद नो मिनिमम बैलेंस। कोई बैलेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगला जो इसमें किया काम, आफ्टर 6 months ऑफ ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, holders will be eligible for overdraft। so what is this overdraft? क्या होता है ये? आप अपने बैंक में अगर आपने पैसा रखा है तो उसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जीरो बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा आपका नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर बैंक चाहे तो आपको फैसिलिटी दे सकती है कि आप किसी ऐसी केसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप निकाल सकते हैं। इसको बैंक कहती है ओवरड्राफ्ट, ओडी। ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, राइट? तो इन्होंने क्या किया है कि अगर 6 महीने पुराना अकाउंट है बैंक में आपका, तो यू आर एलिजिबल फॉर ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 5000 रुपीज़। अगर ज़्यादा खुश हो रहे थे आप लोग तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5000 की लिमिट है इसमें। ठीक, नाउ दे हैव थ्रू दिस स्कीम, और इन दिस स्कीम दे आर प्रोवाइडिंग रुपे डेबिट कार्ड्स। इसका नाम रखा है रुपे, स्पेलिंग इसकी ऐसी है, कैपिटल R स्मॉल u, कैपिटल P स्मॉल a स्मॉल y। ठीक,
और इस स्कीम के थ्रू एक्सीडेंट कवर भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस, ठीक है। सो यू कैन, अब हमारे पास पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं और हमें मतलब ऐसे लिखना है सिर्फ 250 वर्ड्स का, तो आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ लिख दें। एक्सीडेंट कवर एंड रुपे डेबिट कार्ड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू दिस स्कीम, ठीक है। अब कैन ट्रांसफर फंड्स एंड चेक बैलेंसेस थ्रू अ नॉर्मल फोन, तो अभी थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन ट्रांसफर फंड्स एंड चेक बैलेंसेस, आप अपने बैलेंसेस चेक कर सकते हैं और फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू अ नॉर्मल फोन विच वॉज अर्लियर लिमिटेड टू द स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो अब नॉर्मल फ़ोन तक भी सरकार इसको लेके आई है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इसको कर पाएँ, मतलब बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। ईजी बना रही है बैंकिंग सर्विसेज को। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक में जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब उन्हें पता ही नहीं है बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कैसे फंक्शन करता है, क्या अकाउंट होता है, कैसे निकाल सकते हैं, क्या इंटरेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट इन दिस केस इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है इसका, इसको आप जरूर लिखें। और ये लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको चाहे तो आप लास्ट में लिखें। जनरली हम क्या करते हैं, जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है उसको बिगिनिंग में या लास्ट में रख देते हैं, क्योंकि लास्ट से अगर थोड़ा सा देखा ध्यान से टीचर ने तो उसको मतलब ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो है आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीबीटी, इसमें क्या होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, ये बेसिकली सब्सिडी देने का एक नया तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, पहले सीधे डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल जाती थी डायरेक्टली, मतलब मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर आप ले रहे हैं, वो 700 रुपीज का है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है सब्सिडी देती है, तो 200 रुपए का गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो सिलेंडर आपको मिलता है 500 में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको इनिशियली 700 रुपीज ही पे करने होते हैं, ठीक है, और आपके अकाउंट में 200 रुपीज बाद में आते हैं। तो इसने आधार लिंक्ड कर दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, तो अब ये तरीका नहीं चलता है, अब बाद में आते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। क्यों किया सरकार ने ऐसा, इसलिए किया है कि जो लोग मतलब कुछ ऐसे लोग भी इसका फायदा उठा रहे थे जो डिजर्विंग नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों से बचाने के मतलब ये सब्सिडी जो होती है सरकार का खर्चा बढ़ाती है, सरकार पे एक बोझ होती है, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिले जो लोगों को, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो बियर नहीं कर सकते हैं कॉस्ट, और इसका बाकी लोग भी फ़ायदा उठा रहे थे, तो ऐसा कर दिया सरकार ने। ये तो एलपीजी का एक एग्जांपल दिया मैंने, स्कॉलरशिप को भी ऐसे ही कर दिया है, और ढेर सारी चीज़ों को सरकार ने जो सब्सिडीज़ देती थी उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू कर दिया है। इसके ऊपर एक ऐसे लिखा जा सकता है, ये इतना बड़ा टॉपिक है, तो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस या अचीवमेंट्स की, सरकार की इसके थ्रू क्या अचीवमेंट्स रहे, ठीक है। तो पहले ही दिन सरकार ने जैसे ही, जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ इस स्कीम का, 1.5 करोड़ अकाउंट खोले हैं सरकार ने पहले दिन, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बहुत ही मतलब इसने लार्ज स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व किया है, ठीक। 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं ऑन इनॉग्रेशन डे, सो यू कैन से दैट people showed huge response to this scheme, and 1.5 crore account were opened on inauguration day, ठीक। अभी क्या कंडीशन है, अराउंड 28 करोड़ अकाउंट हैज बीन ओपन सो फार 28 करोड़ अकाउंट, मोर देन 28 करोड़, इसलिए मैंने अराउंड लगा दिया। मोर देन 63,000 करोड़ इज डिपॉजिटेड फॉर सो फार, क्या रुपीज, ठीक है। तो मोर देन 63,000 करोड़ रुपीज हैज बीन डिपॉजिटेड सो फार, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट है ये जो सरकार को मिला है अकाउंट खोलने से, 63,000 करोड़ रुपीज, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द अचीवमेंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, सो यू शुड इंक्लूड दिस वन। एंड अब लास्ट देखते हैं, केरला एंड गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट्स in India where every household
हैज़ वन अकाउंट। ठीक, तो सरकार की ये जो प्रायोरिटी थी, ये जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर करना, कि एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट फॉर ईच हाउस होल्ड, वो केरला और गोवा में अचीव कर लिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इंक्लूडेड पुअर एंड वुमेन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जनरली जो काफ़ी गरीब लोग हैं उनके पास तो अकाउंट नहीं होता है, बट जो ठीक ठाक फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, उनके घरों में भी औरतों के पास अकाउंट्स नहीं होता है छोटे शहरों में। सो इट हैज़ इंक्लूडेड द पुअर एंड वुमेन इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इतनी सारी सुविधाएं दी सरकार ने, तो सबने अकाउंट खुलवाया। अब वो सारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्सा बन गए। ठीक है, द पुअर हैव टेकन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, सो ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको पूरा यूज करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कहीं जहां पे आप लिखें, उसके आगे ब्रैकेट में इसको लिख दें एक बार, और फिर इसको आप कैरी कर सकते हैं आगे। डायरेक्टली आपको ये नहीं यूज करना है। ठीक है, और बार बार पूरा भी लिखना ठीक नहीं है, काफी आपकी लाइन उसमें वेस्ट होंगी। सो द पुअर हैव टेकन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज। क्रेडिट मतलब लोन मिला है उनको इसके थ्रू, और इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिली है उनको इस स्कीम के थ्रू। सजेशंस क्या दे सकते हैं आप? मैनी अकाउंट आर लाइंग डॉर्मेंट। ढेर सारे अकाउंट जो है डॉर्मेंट। ये डॉर्मेंट क्या होता है? डॉर्मेंट वो होता है जिस अकाउंट को आपने लंबे टाइम तक यूज नहीं किया, वो डॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है, सो द अकाउंट बिकम डॉर्मेंट। So many accounts are lying dormant now. So the government must further make a strategy as to how these accounts can be used to provide financial services to poor. ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसमें ढेर सारे अकाउंट डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, कि अब फिर से मतलब इन अकाउंट को कैसे यूज में लाया जा सके टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर। ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसमें सरकार कोई अपनी तरफ से सर्विस नहीं दे रही, वही बैंकिंग सिस्टम को यूज करने को फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, एज टू हाउ दे कैन अगेन यूज द बैंकिंग सिस्टम, बिकॉज दे आर गोइंग अवे, द अकाउंट्स आर लाइंग डॉर्मेंट। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो गांव में जो डॉर्मेंट अकाउंट पड़े थे दोस्तों, उसमें भी लाखों लाखों रुपए आ गए। ठीक है, तो खैर चलिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, पुअर कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है चीज़ों को बहुत तेज़ी से इजी बना रहा है। अभी आपको अगर फ्लाइट की टिकट बुक करानी होती है तो आप इंटरनेट से कर लेते हैं। पहले आपको एजेंट के थ्रू बुक करानी पड़ती थी, कमीशन लेता था अपना, और लोग कम यूज़ करते थे। अब सभी लोग फ्लाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि इंटरनेट पे टिकट्स अवेलेबल हैं, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो उससे और ज़्यादा जो है वो गाँव में भी इसका बैंकिंग सिस्टम का यूज़ होगा। तो पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो पुअर कनेक्टिविटी एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अगला लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। लोगों में डिजिटल लिटरेसी कम है, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द पाथ ऑफ टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है ऐसे का। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं द स्कीम एम्स टू टाई एवरी इंडियन इन अर्बन और रूरल सेक्टर इन मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, द गवर्नमेंट रिक्वायर फुल सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अबव ऑल सिटीजन्स। ठीक है, इट विल इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड पुअर ऑफ आवर कंट्री। ठीक, तो ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो आपको सिखाएगा कि जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आपको कौन से हुक वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, प्लस बीच में जब सेंटेंस आपका लंबा हो रहा है तो कैसे उसको छोटा मतलब स्टॉप, फुल स्टॉप लगा के फिर आगे उसको किस हुक वर्ड से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो होगा इस पर, तो वो ढेर सारी चीज़ें आपको बेसिक सिखाएगा एक अच्छे से लिखने की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।